हेलो डियर लर्नर्स, गुड आफ्टरनून। राम राम सभी को। जैसा कि हमारा पिछला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था टेंस की डेफिनेशन, टेंस के काइंड्स एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैंने आपको नॉर्मली एक परिचय टाइप में शुरू किया था, उसको हम आज पूरा विस्तृत पढ़ें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, 12 टेंस होते हैं, तो उस 12 टेंस में से पहला जो हमारा टॉपिक आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का आता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें जो चीज़ें हमें खालिस्तान में भरनी होती है वो क्या भरें, उसके बारे में मैंने एक क्लासिफिकेशन किया है। तो मैं आपको एक एक जो पॉइंट है इसके क्लियर करते हुए अच्छी प्रकार की कोई कंफ्यूज ना रहे, वैसा मेरा उद्देश्य होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस किस प्रकार के बन सकते हैं, सेंटेंस किस प्रकार के बन सकते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इसमें किस प्रकार के सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे जा सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लिखे जा सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज लिखे जा सकते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज की। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेज को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में मैंने कल आपको थोड़ा बहुत बताया भी था, जो मेरा पिछला वीडियो था, तो मेरे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं, ये मैंने आपको बात बताई थी। तो आज मैं वापस इसका आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज जिसे सकारात्मक वाक्य बोला जाता है, इसमें हम बात करेंगे कि एक होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। हम सबसे पहले बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो आप ध्यान दें। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन कौन सा? प्रोनाउन की बात चलती है यहाँ पे। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से आते हैं? वो एक होता है ही, दूसरा होता है सी और तीसरा होता है इट। एक थर्ड पर्सन में एक सब्जेक्ट और बचता है जिसे हम दे का नाम देते हैं, लेकिन वो प्लूरल होता है, जो मैं आगे बात करेंगे हम। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें मैंने बात की ही, सी और इट, ये तीन सब्जेक्ट आते हैं। इसके साथ में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के अलावा एक नाम आता है। ठीक है, नाम ये नाउन है, इसलिए हमने इसको साथ में नहीं लिखा है। ये प्रोनाउन के सब्जेक्ट हैं और ये केवल नाउन है नहीं। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एमवी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, एमवी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं और एस का प्रयोग कहाँ करते हैं। रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार कि ऐसी वाक्य जिसके अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड ये लेटर आते हैं, वहाँ हम ईएस का प्रयोग कर देते हैं। और ऐसी वाक्य जिसके अंत में ये अक्सर मैंने जो आपको बताए थे वो नहीं आते हैं, तो केवल हम एस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात ये आती है जो हम खालिस्तान में भरेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उसकी बात आती है यहाँ पे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों ही पर्सनों की बात है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में आई और वी ये दो सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में प्लूरल। यहाँ जो थर्ड पर्सन की बात आई है वहाँ पे केवल प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि सिंगुलर की बात हमने पहले करी। ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता, जिसमें केवल दे का नाम आता है। और इसके अलावा नेम्स, ये नाउन है। ठीक है, बाकी इसे आई, वी, यू और दे ये सभी क्या है? प्रोनाउन है, जबकि जो नेम्स है, नेम्स नाउन में आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग लिखा। इसके साथ में इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में केवल एमवी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। जैसे मैंने इसमें पहला एग्जाम्पल लिखा है ही रीड्स। ध्यान देखिए, और आप यहाँ पे सब्जेक्ट और दूसरा आप वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, वो बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए। ठीक है, पहली बात यहाँ पर आया है ही सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ही रीड्स इंग्लिश डेली, ये डेली इसकी पहचान है। इस पहचान के माध्यम से हमें पता लग जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है, दूसरी बात, सी गोज टू मार्केट वंस ए वीक। तो यहाँ पर जो सी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारा नियम ये बनता है कि हम क्या करते हैं, वहाँ पे एम बी फर्स्ट लगाते हैं, साथ में एस या ई एस जोड़ देते हैं, ये हमारा नियम है। ठीक है, आगे हमने सेंटेंस लिखा टू मार्केट वंस अ वीक। ये वंस अ वीक जो वर्ड है ये आपका क्या है, ये पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसे अपन एडवर्बियल वर्ड्स भी बोल सकते हैं। डेली भी वर्ड है जो ये एडवर्बियल वर्ड है, वंस अ वीक है ये भी एडवर्बियल वर्ड है। अगली बात आती है अंकित। अंकित ऑलवेज टीचेज इंग्लिश। ये अंकित आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ में हमने क्या लिखा, टीच लिखा, TEACH, और ES इसमें जोड़ दिया। ES क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में CH आया है। यहाँ पे ES क्यों जोड़ा कि लास्ट में यहाँ पे O आया है। तो मैंने आपको कल बताई थी बात, जो पिछला मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी। तो यहाँ पर अंकित सिंगुलर सब्जेक्ट है और टीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में S या ES लगाया हुआ है, इसलिए ये बात सही है। अगली बात देखिए, अगला जो हमारा सेंटेंस है वो ये है इट। इट से शुरू किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर इट लिखा हुआ है, इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इट रहा। ठीक है, तो ये जो इट है इसके साथ में हमने क्या किया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई प्लस एस या ES का यूज किया। ठीक है, रेन का मतलब बारिश का होना, वर्षा होना रेन होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ आई जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन नहीं है, आई क्या है यहाँ पे, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में हम क्या लगाएंगे, केवल एम बी फर्स्ट फॉर्म, ओनली हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एम बी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, केवल प्ले किया, आई के साथ में हमने क्या किया, प्ले किया। अगली बात देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वी स्पीक इंग्लिश डेली। डेली हमारी इसमें पहचान दे रखी है। ठीक है, तो वी के साथ में हमने केवल एम बी फर्स्ट लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि वी क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद में बात करते हैं हम दे, और उसके साथ में हमने एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया एंटर का। तो दे ऑफन एंटर इनटू द क्लास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे लिखा, तो दे क्या है यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं, एम बी फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अगली बात आती है यहाँ पे मुकेश। यहाँ हमने 3 नंबर जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमने केवल अंकित लिखा, और 8th जो नंबर एग्जाम्पल है हमारा उसमें हम लिख रहे हैं मुकेश एंड अजय। मुकेश एंड अजय, तो ये नाम कितने हो गए, ये 2 नेम हो गए। और 2 नेम होने का मतलब क्या है, ये नेम्स यहाँ आ रहा है और यहाँ नेम्स आने का मतलब क्या आएगा, एम बी फर्स्ट फॉर्म, यानी प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट बनने का तात्पर्य क्या है, एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। स्टडी लिख दिया हमने, मुकेश एंड अजय स्टडी। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी। यानी अफर्मेटिव जब सेंटेंस की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जब बात करते हैं तो हमें 2 बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहले मैंने नंबर 1 में मैंने आपको ये बात बताई जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में मैंने जिक्र किया। दूसरी बात मैंने कहा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें थर्ड पर्सन में प्लूरल सब्जेक्ट की बात आ रही है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, और सेकंड पर्सन में यू है, वैसे ही प्लूरल है। तो इन सब के साथ में एम बी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में
एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम। अब इसी के साथ में एक बात बच्चों के दिमाग में ये रह जाती है कि ये इज आर एम क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जो इज आर और एम है ना, ये बी वर्ब का रूप होती है, और बी वर्ब के रूप में ये मेन वर्ब का काम करती है। किसका काम करती है? मेन वर्ब का काम करती है। बी वर्ब है ये, या बी फॉर्म कह सकते हैं हम, लेकिन ये क्या है, इज आर और एम। ये यहाँ पर एम बी यानी मेन वर्ब का काम करेगी। समझ में आ रही बात? नंबर 1 देख, इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे कहा आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे ये जो एम के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हुई। और हमने यहाँ पे लिखा आई और एम, आई के साथ में हमेशा एम का यूज किया जाता है, ठीक है। ही इज ए बॉय, तो वह एक लड़का है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। दे आर, दे प्लूरल इसलिए आर लगा रहे हैं साथ में, दे आर डॉक्टर्स। बात समझ में आ रही होगी। तो हम कह सकते हैं ये बात कि जहाँ बी वर्ब इज आर एम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। यदि इस ये जो बी वर्ब है, यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगी। इसमें आने का तात्पर्य एम, आर और इज, ये तीनों क्या है? ये तीनों यहाँ पर बी वर्ब के रूप में मेन वर्ब है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ये हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेज, और आगे पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेज। इन दोनों सेंटेंसेज को मिलाकर के अफर्मेटिव सेंटेंसेज और नेगेटिव सेंटेंसेज दोनों को मिलाकर के असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। जो हम सेंटेंसेज का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बारे में जब बात करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो अलग बात है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में, जहाँ नकारात्मक सेंटेंस में नकारात्मक बात आएगी, नहीं का भाव आएगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक बात आएगी, जिसमें केवल सीधी बात, सही बात आएगी, इसमें नोट का या ऐसा कुछ वर्ड नहीं था, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेज हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब इसमें देखो, पहले आपने, मैं इसमें साथ में कंपैरिजन में क्यों ले रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर ये जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, इसमें हमने केवल मेन वर्ब का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? मेन वर्ब का प्रयोग किया। जबकि नेगेटिव सेंटेंसेज में हम हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है, और मेन वर्ब का प्रयोग भी करेंगे। कैसे? देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब डज और डू आती है। अब डज कहाँ आती है और डू कहाँ आती है? जो अभी आपने जस्ट सीखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसमें ही सी इट आता है। क्या आता है? ही सी इट। उसके साथ में तो हम क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे। ध्यान दें सभी, नेगेटिव सेंटेंसेज में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अकॉर्डिंग, ये जो आपकी डज है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। बात समझ में आ रही होगी। और ये जो डू है ना, ये डू आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपकी डू हेल्पिंग वर्ब आएगी, और साथ में नोट वर्ड जोड़ा हुआ आएगा। डज और डू के साथ में क्या आएगा? नोट वर्ड जुड़ा हुआ रहेगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं केवल। ध्यान रखें इस बात का, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म को इंग्लिश में प्रेजेंट बोला जाता है, सेकंड फॉर्म को इंग्लिश में पास्ट बोला जाता है, और थर्ड फॉर्म को इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, और इसका चौथा जो रूप होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है, एंड जो फिफ्थ रूप होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स इन्फिनेटिव वर्ब का रूप होता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनता है, उसका एग्जांपल्स हम लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश।
तो यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आ गया डज, और साथ में हमने लगा दिया नोट। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, सी डज नॉट राइट ए स्टोरी। उसके बाद में यू क्या है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ में हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने डू, और साथ में नोट लगा दिया, और डिग एट डिच, डिग का मतलब खोदना होता है और डिच का मतलब खाई होती है, खड्डा भी कह सकते हैं। ठीक है, और साथ में जो चौथा अपना एग्जाम्पल है उसमें हम देख रहे हैं कि दे के साथ में हमने क्या लगाया, डू लगाया, क्योंकि दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट आता है, इसीलिए दे के साथ में हमने क्या लगाया, डू लगाया, और डू के साथ में नोट वर्ड जोड़ा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। यानी हेल्पिंग वर्ब डज और डू, डज का प्रयोग कहाँ होता है मैंने आपको पहले, तो इसी कड़ी में हम आगे लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला इसमें मैं बताने जा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज। कह सकते हैं कि इनका जो आंसर है वो यस या नो टाइप में आता है, तो इन्हें यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोले जाते हैं। तो ये पहला जो हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उनका नाम रहेगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज, और जो दूसरे होंगे वो WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेज होंगे। ठीक है, तो इनमें हम देखते हैं वही बातें आएगी, हेल्पिंग वर्ब वही डज और डू का प्रयोग किया जाएगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि इनके एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने यहाँ लिखा, डज ही फ्लाई ए काइट इन द स्काई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मैंने यहाँ डज क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और मैंने फ्लाई एम भी फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसी प्रकार से जो दूसरा एग्जांपल है उसमें मैंने लिखा डू यू स्विम, तो यहाँ मैंने डू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, और स्विम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये भी ध्यान रखें। तीसरा एग्जांपल जो आपका WH वर्ड से है, उसमें मैंने पहले लिखा वाई, ये WH वर्ड है, उसके बाद में लिखा वही जो प्रक्रिया अभी आपने देखी है, तो डज लगा दिया, उसके बाद में सी लिखा। तो डज क्यों लिखा, क्योंकि वही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। ठीक है, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी प्रकार ये हाउ WH वर्ड है, डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है, किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, सेकंड पर्सन। ठीक है, और इसीलिए पर आगे वाला जो ये डू है ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ध्यान रखें इस बात का, डज और डू हेल्पिंग वर्ब है, और इस सेंटेंस में जो डू आया है पहले, सब्जेक्ट के पहले आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो बाद में आया ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब के रूप में हम कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू आपकी ये प्रेजेंट वर्ब हो जाएगी, डिड इसकी पास्ट हो जाएगी, और डन DONE डन इसमें क्या हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कंप्लीट होता है। एक मैंने आपको बात इसमें नेगेटिव सेंटेंस में नहीं बताई, जो मुझे बतानी चाहिए। अपन जैसे इस डज नॉट को लिखते हैं, तो यहाँ डज नॉट लिखा गया है, इसको शॉर्ट में डजेंट भी लिखा जा सकता है। इसे लिखा जा सकता है, डजेंट भी लिखा जा सकता है। और ये जो डू नॉट है, इसको डोंट भी लिखा जा सकता है, डोंट भी लिखा जा सकता है। ध्यान रखें, डजेंट या डोंट, जब अपोस्ट्रोफी एंड अपोस्ट्रोफी टी लगाएंगे तो उस समय आप डज नॉट नहीं बोलेंगे, उस समय आप क्या बोलेंगे, डजेंट बोलेंगे। और ऐसे ही डू नॉट में जब नोट में अपोस्ट्रोफी लगाया जाएगा, उस समय डू नॉट नहीं बोला जाएगा, उस समय बोला जाएगा डोंट बोला जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो ये आपको ये बातें बताई हैं, इसके बाद में जो अगला पार्ट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि उसमें जो कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूसेज और बाकी जो बची हुई बातें हैं वो उसमें हम करेंगे, और उसके बाद में हम अगला टेंस लेंगे।
तो आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस अवश्य करें। राम राम।